आप सभी को हमारा नमस्कार। हम अभी क्रूसेड झटका चैनल पे हैं। हमारे साथ हैं रवि रंजन सिंह जी और हम आज यूक्रेन के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट में यूक्रेन की क्या स्थिति है। सर, हमें थोड़ा सा इस पर अवगत कराएंगे। राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। स्थिति आप सब जानते हैं, यूक्रेन में झटके लग रहे हैं। खैर, ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें हमें थोड़ा सा इतिहास भी समझना पड़ेगा, मगर क्योंकि समय की भी सीमा है तो हम ज्यादा उसमें न जाके आज के परिस्थितियों पे जाते हैं, या 1 साल 2 साल पहले से। थोड़ा और पीछे जाएं तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं ये नेटो का हिस्सा या वेस्टर्न वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये न्यूट्रल रहेंगे। पर धीरे धीरे कुछ स्टेट्स नेटो की तरफ जाने लगे, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाने लगे। रशिया को ये फील हुआ कि ये जो नेटो है ये मेरे बॉर्डर तक आ रहा है। और इतिहास में बहुत सारा ऐसा एरिया है, कुछ इधर के सेंट्स थे, उधर के सेंट्स थे, चर्च के मामले थे, काफी सारा यूक्रेन का हिस्सा वो अपना मानते हैं और हो सकता है टू सम एक्सटेंट वैसे वर्षा भी हो। डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कुछ 1-2 दशक निकले वो भी कोई बहुत आपस में सद्भावना वाले नहीं निकले, मगर इतनी बुरी स्थिति भी नहीं थी। अब जो स्थिति है ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकती है और वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अभी जो स्थिति है, दोनों पक्ष इस युद्ध को आउटसोर्स करना चाहते हैं। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एक तरह से आउटसोर्स थी, अपने अपने गुलाम फ्रेंच और अंग्रेज भिड़ा रहे थे। तो हम भी अंग्रेजों की तरफ से लड़े और फॉर गुड और बैड रीजन हम लड़े। वो अच्छा रहा या बुरा रहा ये एक और विषय अलग हो जाता है। और इसमें जर्मनी की एक वजह यह भी थी कि उनके पास उतनी कॉलोनीज नहीं थी, उतनी मैन पावर नहीं थी। और अब ये जो युद्ध आउटसोर्सिंग में हो रहा है, इसमें आउटसोर्सिंग ज्यादा और ज्यादा प्रतिशत में होने वाली है। अभी न्यूज मिली है कि चेचन्स जो रशिया का से कभी अलग होना चाहते थे, कभी ऑटोनमस बनना चाहते थे और रशिया के उनके बड़े संबंध खराब रहे, टेररिज्म रहा और बहुत कुछ रहा। अब चेचन्स जो है रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। उनके बीच में कितनी सद्भावना है ये सबको पता है। हालांकि वहां से कभी भी सब लोग सहमत नहीं होते। बहुत सारे चेचन आज भी कहते हैं कि हम रशिया हमारा पहला दुश्मन है, परंतु फिर भी बाय एंड लार्ज चेचन के लोग, चेचन के लड़ाके रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। अब इसमें एक हमारा पड़ोसी देश है जो हर मौके को भुनाना जानता है, वो विक्टिम कार्ड खेलना भी जानता है, यानी पाकिस्तान, पंजाबिस्तान। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में उतरा तो इतने बड़ा कंट्री इसलिए नहीं उतरा कि वो थोड़े से काबुल से, कंधार से कोई मेवे ले जाएगा, ड्राई फ्रूट ले जाएगा। उसका रीजन था, उसके बाद वो बलूचिस्तान के थ्रू आना चाहते थे वार्म वाटर्स पे। ऊपर के समुद्र की गहराई, उनके वहां पे बर्फें जमना, वहां पे सर्द क्लाइमेट होना, ऑल वेदर फ्रेंडली नहीं है वहां के रूट, और ये शॉर्ट रूट भी हैं। तो इस वजह से वार्म वाटर्स हमेशा रहा है। और उस समय यूएसएसआर के आने का एक कारण और था कि अगर वो ना आता तो यूएस आ जाता। तो उसको आउटसोर्सिंग करी यूएसएसआर ने और अफगान रिजीम अपनी खड़ी करी, जिसे पपेट रिजीम कहा जाता है।
और फिर उसको अमेरिका ने हटाया, फिर रशिया ने हटाया, फिर ये हुआ। और इस सब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने, यानी जियाउल हक ने और हामिद गुल वगैरह, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना रास्ता वहां बना लिया और ये कन्विंस कर दिया कि अगर रशियन से, यूएसएसआर से अगर कोई लड़ाई कर सकता है तो हम कर सकते हैं, हम ट्रेड करेंगे। और जो हथियार उन्होंने लिया अफगानियों के खिलाफ, वो शायद बेचा भी, अफगानियों को ही बेचा, किसको बेचा, और उस युद्ध का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और उसके आगे इतिहास है। फिर अमेरिकन आए, उनको भी इन्होंने खूब कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और हम ट्रेड करेंगे वगैरह वगैरह। अब जब ये सब धंधा बंद हो गया, अमेरिका चला गया, तालिबान या अफगानिस्तान ये समझ गया कि हमें इनकी जरूरत नहीं है और इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है। अब इसके बाद स्थिति यह है कि करे तो करे क्या। नीचे से जो बलूचिस्तान से जो लूट ऑफ रिसोर्सेज है, सिंध से जो लूट ऑफ रिसोर्सेज है, वो तो विशेष तौर से जो बलूचिस्तान से फिजिकल एसेट्स यानी सोने के पहाड़ उठा के ले गए, वो तो चाइना ले गया, हमें कुछ नहीं मिला। चाइना को भी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है वहां पे, सोर्स ऑफ, क्योंकि इन्होंने पिछले 70 साल से कुछ काम नहीं करा, काम करना जानते भी नहीं। दो ही चीजें एक्सपोर्ट होती हैं वहां से, गधा और टेररिज्म। तो अब इनका ये एक्सपोर्ट भी कोई लेने को राजी नहीं है। मोर और लेस इनकी जरूरत खत्म हो गई थी, मगर ये मर्सनरीज है, इन्होंने अपने को बेचना है। तो तालिबान या एंटी तालिबान अफगान लड़ा के रशिया क्यों हायर कर रहा है, और जो एक ग्रुप को हायर करेगा उसके एंटी ग्रुप को दूसरा करेगा। इन सबसे पहले मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, पाकिस्तान और स्पेशली जनरल बाजवा, दे आर ट्राइंग टू इन्वेंट अफगानिस्तान इन यूक्रेन, यानी उस युद्ध में हम किसी तरह से, हमें भाड़े पे रख लिया जाए। तो जो बड़ा आदमी होता है उसके पास बंदूक होती है, मगर बाहर वो एक गनमैन बिठा के रखता है, इसलिए कि भैया तू जान, मैं तेरे को पैसा दूंगा और तेरी जान की कीमत दूंगा, उसको वो पैसा चाहिए। तो ये अपने को हर जगह एज मर्सनरीज बेचते आए हैं। अब स्थिति यह है कि जो बाजवा है, अगर वो और कंटिन्यू करता आर्मी चीफ, अब नहीं करेगा ऐसा लग रहा है, पर लास्ट मिनट भी डिसीजन बदल सकता है, तो जो नीचे के जनरल है वो इसके खिलाफ हो जाते, बगावत कर देते, गोली मार देते, भगवान जाने क्या करते। क्योंकि उनके दिमाग में भी होगा कि सारी उम्र बाजवा साहब आप ही राज करेंगे, हमें भी कुछ खाना कमाना है, अभी तो आप हमको चूरन दे रहे हो, माल तो आप लेके जाते हो। तो ये बगावत का डर था। और अगर रिटायर हो जाते हैं, यूनिफॉर्म उतार देते हैं, तो फिर मुशर्रफ वाला हाल होगा, अपने फार्म हाउस से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जेल, और कभी या जो जैसे जैसे इनके जो डिक्टेटर्स का या सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स का हाल हुआ, वो सब होगा। तो बाजवा को एक इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अपने को बेचूं अमेरिकन्स को या किसी को भी, और वहां पे जाके अपना प्रेजेंटेशन करूं कि मैं बिकाऊ माल हूं, आप क्यों मरते हो, मैं हूं ना मरने के लिए, मैं अपने फौजी मरवाऊंगा, आप मेरे को पैसा दो, और पैसा जब मिलेगा उसमें से बाजवा एंड कंपनी एंड जनरल्स और फौज के टॉप ब्रास के पास जाएगा, जो नीचे के फौजी मरेंगे उनको भी कुछ मिल जाएगा, उनकी भी कुछ कीमत लगा देंगे वो, और थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी दे देंगे, यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कुछ टुकड़े उन्हें भी वो दे देंगे, वो भी ऊपर पंजाब के लिए, नॉर्दर्न पंजाब के लिए। अब इस सब में अगर वो अपना रोल लेते हैं, कोई जॉइंट कमांडर या कोई कुछ ऐसी लेते हैं, तो एक तो उनको मुक्ति मिल गई पाकिस्तान से, और दूसरा उनका स्टेटस भी बना रहा। और फिर भैया वो तो अंग्रेजों का, वो तो रशियंस का आदमी है, तो पाकिस्तानी हाथ नहीं इतनी जल्दी डालेंगे, जनरल फर्नल जो भी हैं इनके। तो उसने अपने को सिक्योर करा इस युद्ध में, और जब वो अपने को बेचने जगह जगह जाता है तो नेचुरली बात है रशियंस भी उसका काउंटर कोई निकालेंगे। अब ये काउंटर का काउंटर इस सब में ईरान आता है। जब ईरान आएगा तो इजराइल भी आ गया,
अगर ईरान उधर से आया तो नेचुरली बात है इसराइल ने भी अपने को डिफेंड करना है, जिसके ऊपर ईरान का खतरा मंडराता रहता है। और ईरान भी एक्चुअली वो भी एट वर्ज ऑफ कोलैप्स है। जिस दिन बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान और ईरान ये दोनों एक वीक स्टेट रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते, खत्म भी हो सकते हैं। ये इन सारी सिचुएशंस में अब इजराइल आ जाने से क्या है कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है और इजराइल हमारा नेचुरल फ्रेंड है। तो अब जो दोस्त और दोस्त के बीच में एक दरार आ गई है, हमको उसको बड़े, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पर हमको उसको बड़े उससे प्रेम से इस स्थिति को अपने बुद्धि से इस स्थिति को में हमको क्या स्टैंड देना, भारत को, आपने जो पूछा था भारत का क्या इफेक्ट है। और काफी समय से लोग कह रहे थे कि रशिया डर गया, रशिया हट गया, वो समझ रहा था कि मैं 15 दिन में युद्ध जीत लूंगा। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि उनका हार्डवेयर या वो वहां पे ना चला हो, या उन्होंने अपनी एक पहले और तरह के वेपन्स आदमी भेजता है, फिर दूसरे कई तरह के वेपन्स होते हैं, तो सब तरह को ट्राई कर रहा हो। और उनके पास 2 जनरल हैं, जिस जनरल को आज तक पिछले इतिहास हजारों साल में कोई उन जनरल्स तक की वजह से रशिया तक नहीं पहुंच सका, अंदर तक, मॉस्को तक फौजें आई, रास्ते में रह गई। और वो जनरल छुट्टी पे चल रहे हैं, और वो जनरल्स के आते ही स्थिति बदल जाएगी। जनरल्स का नाम है जनरल नवंबर और जनरल दिसंबर। यानी सर्दी पड़ते ही कम नवंबर आ रहा है, जहां पे गैस की रिक्वायरमेंट, बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वहीं पे सप्लाई कम होगी और यूरोप घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। अब ओवरनाइट कोई आप पाइपलाइन नहीं बदल सकते 6 महीने में, 4 महीने में। अगर गैस किसी और फॉर्म में आती है, अगर आप गैस का वो बदलते हैं तो उसके लिए बहुत सारे आपको अपने मान लीजिए किसी और तरह की गैस पे, जैसे सीएनजी पे दिल्ली में अगर गाड़ियां चल रही है, दिल्ली की बात कर रहा हूं, अचानक हमें डीजल पे आना पड़े तो इंजन्स बदलने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट हम सब कुछ बदल देंगे। तो रशिया को रेस्क्यू के लिए यूएस की जरूरत है, जिसको डायरेक्ट संबंध मतलब उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी गैस कोई रशिया से या यूरोप से नहीं आ रही। इस सब में जो प्रभावित हो रहा है वो अरब वर्ल्ड प्रभावित हो रही है। गैस की वजह से वो अपने कीमत बढ़ाना चाहेंगे, इंटरनेशनल प्रेशर उन्हें बढ़ाने नहीं देगा और अवेलेबल नहीं है, तो कहीं यूरोप को उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं। अब सारे इसमें जो इमेजिन कर रहा था यूक्रेन के मेरी मदद को आएंगे, ये बहुत पुरानी कहानी है कि जिस गांव में आप ये समझे कि मेरा पड़ोसी मदद को आएगा, तो उस गांव में आप सेफ नहीं है, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। पड़ोसी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो नेटो आएगा, ये आएगा, वो सब हथियार तो दे रहे हैं, मगर अब मरे कौन आगे, फ्रंट पे कौन आए, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कौन करे, युद्ध बैटलफील्ड में कौन आए। यूक्रेनियन शायद ठीक है, वो बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद वो उतने ट्रेंड या अपडेटेड नहीं है जितने कि इनको आउटसोर्सेस में मिल जाएंगे। तो अब ये आउटसोर्सिंग की लड़ाई होगी। और जनरल नवंबर, जनरल दिसंबर के आने के बाद मैं फिर कह रहा हूं कम नवंबर, जो सरप्राइजेस नवंबर में मिलेंगे, हालांकि वो बड़े क्लियर चीजें हैं कि इतना टेम्परेचर इस सिटी में जाता है, इतना इसमें जाता है, इतना इसमें जाता है, और बड़ी जल्दी हम देखेंगे 2-4-10 दिनों में माइग्रेशन वेस्ट यूरोप से लोग शुरू कर देंगे उन देशों पे जो रशियन गैस पे डिपेंडेंट कम है या नहीं है। कंपैरेटिवली यूरोप के कुछ कंट्रीज बेटर हैं जो उनसे बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं, या बहुत बड़ी जो सुपर पावर्स हैं जिनकी सारी गैस वहां से आती है।
अब हमारे लिए जो चिंता का विषय है रशिया और इजराइल का आमने सामने आना, ये हमारे लिए चिंता, क्योंकि हमारे दोनों ही दोस्त हैं। रशिया इज टाइम टेस्टेड फ्रेंड और परिस्थितियां बदलती हैं। आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े पास हैं, उनसे बहुत ट्रेड हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। इसके बीच में हम एक बैलेंस बना के चल रहे थे रशिया और वेस्ट के बीच में, और बड़ा अच्छा बैलेंस चल रहा था और आगे और होना था। और साथ में हम इजराइल से भी संबंध बना रहे थे, और पता नहीं हमने 50 साल क्यों नहीं बनाए, इस डर से कि अगर हम बनाएंगे तो शायद अरब वर्ल्ड हमसे नाराज ना हो जाए। और जबकि अरब वर्ल्ड के उनसे संबंध थे, तो पर हम किस उसमें थे, क्या हमारे पुरानी सरकारों की अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वहां पे ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हुए हैं, डिप्लोमेट्स हुए हैं, मगर उनके अगर सामने एक बेवकूफ बॉस बैठा हो तो उनकी नहीं चलेगी। तो मैं दीक्षित जी का नाम लिया जाए या पार्था सारथी जी का नाम लिया जाए, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, इनकी इनपुट्स बहुत अच्छी थी। मगर आगे जो बैठे हुए थे पॉलिटिकल हेड्स, दे वर बिग हेड्स, उनको कुछ समझ नहीं थी। तो इस वजह से हम, ये तो है नहीं कि भारत में रातों रात हमारा कोई वो बदल गया, टोपोग्राफी बदल गई, कोई जियोग्राफी बदल गई, कोई जहां हमारे मिट्टी आलू उगते थे वहां सोना उगना शुरू हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जहां आलू उग रहा था वहां आलू ही उग रहा है। परंतु उसको थोड़ा सा ठीक तरह से अगर टैकल किया जाता तो हम इस स्थिति में नहीं होते। अब स्थिति हमारे लिए ये एक बहुत निर्णायक स्थिति आ गई है जी सर, इससे भी रिलेटेड मेरा सवाल था जी कि भारत पर जो भी अभी परिस्थितियां बनी हैं यूक्रेन की और उसके यूक्रेन की वजह से, तो भारत का क्या असर इस पर पड़ेगा? देखिए, इसका पूरे विश्व पे पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। अगर गैस महंगी होगी, गैस नहीं होगी, यूरोप में हाहाकार होगा। हमारे यहां बत्ती बहुत जाती थी, अब लोड शेडिंग यूरोप में होगी। हमारे लिए अच्छा, कभी भी दुनिया में कहीं भी अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो वो कुछ लोगों के लिए तो हितकारी हो सकती है, वो युद्ध व्यापारियों के लिए हितकारी हो सकती है, वो कुछ माफिया के लिए, कुछ दवा कंपनियों के लिए भी हितकारी हो सकती है। पर पूरी मानवता के लिए हमेशा युद्ध जो है वो बहुत बड़े एक घाटा होता है, नुकसान होता है। और क्योंकि ये केवल ये यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर तक युद्ध नहीं रुकने वाला, छोटी छोटी बातें होती हैं, युद्ध बहुत छोटी बात से शुरू होते हैं और आखिर में पूरा विश्व उसके चपेट में आ जाता है। और अब तो ग्लोबल विलेज में है तो उस चपेट में आना है ही। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी क्या तैयारी है, ये हमको देखना है। सरकारें देख रही हैं। शायद जिस समय कैंप डेविड हुआ था या इस तरह के समझौते हो रहे थे तो भारत को कोई पूछता भी नहीं था, भाई आप क्या कह रहे हो। हम तब भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़े आबादी थे, 7वां सबसे बड़ा देश थे। तो और आज हमारी बात पूछी जा रही है, इसके पीछे कोई कारण है। ये नहीं कि अचानक ईश्वर की कृपा हो गई, यहाँ पे एक सिस्टम में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये तो हमारे सरकारों का काम है। एज सिविल सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं। तो एक तो इस बात में हम ना रहें कि हमारा इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। अगर फूड प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं या पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है घटता है, इससे हमारे को डेफिनेट असर पड़ेगा। और जो एक एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स था, वरना ये प्रिडिक्टेड था कि ये जो
पंजाबिस्तान है, पंजुकिस्तान है, ये शायद ये सर्दियां ना देखता, नवंबर दिसंबर नहीं देखता, क्योंकि ऐसे होता है कि बहुत से जो बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो इतनी सर्दी नहीं सह पाते। तो हो सकता है ये भी सर्दी, मगर इसको एक दवा मिल गई और इसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। बलूचिस्तान में बाढ़ ले आते हैं और उसके ऊपर फिर कटोरा लेके निकलते हैं कि हम बलूचों को बचाने चले हैं, सिंधियों को बचाने चले हैं, और बलूचों की 500-500 लाशें एक एक अस्पताल की छत से निकलती हैं। अभी इस पे हमने सेशन करा था कि वो ये तो 500 वो लाशें जो मिल गई, जो कहीं 500 नहीं मिली उनका क्या है। तो बार बार हमारी ये अपील है, और जितने दर्शक हैं वो अपनी अपनी जगह इस चीज पे जोर दें, भारत सरकार को लिखें, इसको लिखें कि ये जो 500 लाशें निकली हैं इनकी इंटरनेशनल एजेंसीज जांच करें, ये कैसे हुआ। क्योंकि आई एम श्योर कि अगर कोई पाकिस्तानी इंस्पेक्टर को, पुलिस के को ये दे देंगे कि भाई तुम तहकीकात करो ये 500 आदमी कैसे है, तो वो एक रिपोर्ट बना देगा कि ये तो जी बारिश हुई थी उसमें लाशें गिर गई। तो ये चीजें हैं, एक तो होना चाहिए, और दूसरा उसको इंटरनेशनल ये जो मर्सिनरीज अपने को बन रहे हैं, तो वो वेस्ट के पास या जिसके पास भी जाके ये सलाम ठोक रहा है आदमी कि साहब मुझे भर्ती कर लो, तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। और ये जो उसमें लोग उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनसे बचना चाहिए हमें।